नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद यानी कि शब्द कितने तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के जो हमारे शब्द होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द या और भी बहुत सारी चीजें। तो हम आज शब्द भेद पढ़ने वाले हैं और ये सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। आपने ये सारी चीजें पहले भी अपनी जो प्रीवियस क्लासेस आपकी हैं उनमें आपने पढ़ी है, सभी चीजों को आप जानते हैं। लेकिन कई बार आप कई चीजों को जानते हुए भी जब आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो आप सही नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि इसे किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो आज हम इसी चीज का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं, इसी चीज को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, बहुवचन, ये सारी चीजें किसे हम कहते हैं। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद। शब्द भेद, और ये भी किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम शब्दों के भेदों को आज पढ़ने वाले हैं, शब्द के भेद को पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर मैं आप लोग को बताऊं तो शब्द का पहला भेद आपका यहाँ पर होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हम पढ़ रहे हैं और पहला भेद मैंने कहा पर्यायवाची शब्द, दूसरा शब्द आपका भेद आपका विलोम शब्द, तीसरा भेद अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थक यानी कि जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, अनेकार्थक शब्द, या एकार्थक। एकार्थक शब्द। और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये हमारे शब्दों के भेद। तो ये है हमारे शब्दों के भेद। सबसे पहले हमने कहा अर्थ के, और ये ध्यान रखिएगा अर्थ के आधार पर शब्दों के ये जो भेद हैं ये अर्थ के आधार पर हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये जो चीजें हैं शब्दों के भेद, ये हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। लेकिन कई बार आप पढ़ने के बाद भी चीजों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो आज हम इसीलिए इन सभी शब्दों को दोबारा से पढ़ेंगे, इनको दोबारा से जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है पर्यायवाची शब्द। अर्थ के अनुसार हमने शब्द का पहला भेद बताया पर्यायवाची शब्द। तो देखिए क्या होता है कि एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए, अर्थ, प्राय का अर्थ क्या होता है, बदले में आने वाला, प्रायः मतलब उसके जैसा, ठीक है, प्रायः उसके बदले में आने वाला। तो प्रायः यानी कि ऐसे शब्द जिनके प्रायः में अर्थात बदले में अनेक शब्द आते हैं, ये शब्द प्रायःवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कहें कि अग्नि,
अग्नि अगर मैं यहां पर लिखूं तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द आप लिखिए, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है आग, दहन, पावक, अनल। और इन सभी का एक ही अर्थ है अग्नि। ठीक है, इन सभी का एक ही अर्थ है अग्नि। तो यानी कि प्रायः वाची, प्रायः शब्द यानी कि जो बदले में आता है उसके बदले में, यानी कि अग्नि लिख लो, आग लिख लो, दहन लिख लो, पावक लिख लो, अनल लिख लो, सबका एक ही मीनिंग है आग, अग्नि। ठीक है, तो इस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रायः में अनेक शब्द आते हैं और यही शब्द प्रायः वाची शब्द कहलाते हैं। और देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि यदि किसी शब्द के सभी पर्यायवाची शब्दों के विभिन्न परिस्थितियों में आप एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सोचे कि आप यहाँ पर अग्नि लिख देंगे तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में और थोड़ा सा जो उनका अर्थ होता है उसमें सूक्ष्म अंतर होता है। यानी कि जहां पर आपको आग लिखनी है वहां पर आप पावक नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अर्थ में और थोड़ा सा उसके प्रयोग में थोड़ा सा अंतर होता है। यदि मोटे तौर पर हम उन्हें एक समान अर्थ वाला कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं पानी और जल एक दूसरे के, देखिए तो जिस तरह से अगर मैं कहूं पानी और जल, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मैं कहूं पानी के पर्यायवाची, तो पानी का पर्यायवाची आप कहेंगे जल। ठीक है, लेकिन पानी और जल एक दूसरे के प्रायः है, यानी कि पर्यायवाची है। किंतु देखिए हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला जो गंगा जल है, अगर हम उसको गंगा पानी कहें, देखिए गंगा जल, और अगर हम इसकी जगह पर गंगा पानी, अगर हम गंगा पानी लिख दें तो कैसा लगेगा आपको? क्या आपको सही लग रहा है ये उच्चारण? गंगा पानी या गंगा नीर या गंगा जलज, जो भी हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी उच्चारण आपको सही नहीं लग रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि हर बार ऐसा नहीं है, प्रायः होते हैं, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर सकते कि अगर हम उसके स्थान पर उसको लिख दें तो सही रहेगा। तो जैसे हमने कहा कि पानी का पर्यायवाची जल होता है, लेकिन उनके प्रयोग का और थोड़े सूक्ष्म एक अर्थ में परिवर्तन भी उनके होता है। जैसे कि बहुत ही बड़ा मैंने एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पर दिया, गंगा जल का। ठीक है, गंगा जल और गंगा पानी, तो ये अलग अलग यहाँ पर शब्द आपके हमने लिखे। तो देखिए कुछ पर्यायवाची शब्द, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। अमृत, अमृत के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? पीयूष, सुधा, सोम। ठीक है, तो ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, अमृत, पीयूष, सुधा, सोम। इसी तरह आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नेत्र, नेत्र, लोचन, नयन, नयन। ठीक है, या चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु। इसी तरह आदमी, आदमी शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? नर, मानव, मनुष्य, इंसान।
ठीक है, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? आपके आदमी शब्द की। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम कहें असुर, असुर शब्द का अगर हम पर्यायवाची लिखें, असुर यानी कि दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर, निशाचर। तो इस तरह से ये सारे पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कुछ हमने लिखे, और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो है पुष्प। देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं चंद्रमा, पुष्प, आकाश, गणेश, मेघ या शेर, राजा। तो इस तरह से आप बहुत सारे जो शब्द हैं इनके पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा चंद्रमा, चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा के कौन कौन से यहाँ पर पर्यायवाची होते हैं? चांद, इंदु, हिमांशु, सुधांशु, इसी तरह पुष्प के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? फूल, सुमन, कुसुम। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपकी परीक्षा में भी आते हैं। फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। ठीक है, प्रसून। और आकाश, सभी को शायद पता होगा आकाश के पर्यायवाची गगन, अंबर, नभ, व्योम। अंबर, गगन, नभ, व्योम। तो ये कुछ पर्यायवाची यहाँ पर आकाश के हमने दिए हैं। और फिर गणेश, गणेश शब्द के कुछ पर्यायवाची आपको यहाँ पर देने हैं। तो गणेश किसको कहते हैं? भगवान गणेश को। तो उनके और हमको पर्यायवाची यहाँ पर लिखने हैं। एक दंत, गणेश भगवान को एक दंत भी कहा जाता है। ठीक है, लंबोदर, लंबोदर। और क्या क्या कहा जाता है? विनायक और गजबदन या सिद्धि विनायक, या और कुछ भी हम बहुत सारे पर्यायवाची लिख सकते हैं भगवान गणेश के। इसी तरह मेघ, मेघ का भी आपको यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। तो मेघ किसे कहते हैं? मेघ के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? बादल, जलज, जलधर, पयोद, और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द घन, या घटा भी आप कह सकते हैं।
तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके मेघ के। और सिंह, सिंह एक शब्द है, तो उस शेर, शेर के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? सिंह, व्याघ, वनराज, जंगल का राजा कहते हैं ना शेर को, वनराज, वन का राजा, वनपति। ठीक है, तो इस तरह शेर के कुछ यहाँ पर हमने पर्यायवाची शब्द लिखे। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर चंद्रमा, पुष्प, आकाश, गणेश, मेघ, शेर और अमृत, आंख, आदमी, असुर, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो पर्यायवाची शब्द होते हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं। और भी कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा में आते हैं वो है मछली, सूर्य। ये आप केवल याद रख सकते हैं, इनको आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको कोई ट्रिक नहीं काम आएगी, यहाँ पर आपको चीजों को याद करना होगा। तो आपको पर्यायवाची शब्द याद करने होते हैं। ठीक है, तो मछली, मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मीन। जलचर, मत्स्य, मत्स्य। सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा इजी है। सूर्य के पर्यायवाची रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, या प्रभाकर। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, भास्कर। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में अक्सर आते हैं मछली, सूर्य, हाथी, हिरण, राजा, इन सब के पर्यायवाची। तो ये आपको केवल और केवल याद करने होते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं ये हम जान चुके हैं। हाथी, हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? गज। कुंजर, वारण, वितुंड, तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हाथी के। हिरण के भी पर्यायवाची शब्द आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हिरण के पर्यायवाची शब्द मृग, कुरंग, तारंग, कृष्णसर, कृष्णसार। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द हिरण के हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए बच्चे, सभी जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी पर्यायवाची शब्द। आप इनको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करें और साथ के साथ आप इनको जरूर याद करने का प्रयास करें। राजा, राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है नरेश, नृप, सम्राट, भूप। तो ये कुछ यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हमने राजा शब्द के लिखे। तो हमने यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों के बारे में जाना कि क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो हमने सीखा बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और देखिए दूसरी एक चीज हमने इसमें क्या सीखी कि हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कभी भी उसके हम
डायरेक्ट गज के स्थान पर हाथी नहीं लिख सकते, या वारण नहीं लिख सकते, या वितुंड नहीं लिख सकते, क्योंकि कई बार भले ही सूक्ष्म अंतर हो लेकिन जरूर अंतर होता है और प्रयोग के आधार पर भी इनमें अंतर होता है। तो इसीलिए इनका प्रयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए। देखिए, अगर मछली के स्थान पर मीन प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर देखेंगे कि शब्द सूटेबल है या नहीं, शब्द वहां पर काम आ रहा है या नहीं। मत्स्य भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसका सही अर्थ वहां पर निकल रहा है या नहीं। इसी तरह से सूर्य के स्थान पर आप दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर लिख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे वो चीजें वहां पर सुटेबल हो रही हैं या नहीं, उनका अर्थ सही निकल रहा है या नहीं। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन आपको याद जरूर होने चाहिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके हिंदी व्याकरण का। नेक्स्ट हमने सीखा कि जो पर्यायवाची शब्द है उनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर ऐसे ही नहीं कर सकते, यानी कि बिना सोचे समझे हम उनको एक दूसरे के स्थान पर नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द जरूर याद करें। अब नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द। आपका विलोम शब्द, पहले हमने सीखा पर्यायवाची शब्द, अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्दों को। देखिए क्या होता है कि भाषा पर जब हम अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए शब्दों के हर पक्ष का ज्ञान होना जरूरी होता है। अगर हमें अच्छा हम वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छा श्रोता बनना चाहते हैं, अगर हमें भाषा का अच्छा ज्ञान हासिल करना है तो हमें उसके हर पक्ष का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर हम शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा की जो मेन इकाई है वो तो शब्द ही है। जब हम शब्दों का ज्ञान ही हमें नहीं होगा तो क्या हम अच्छे से बोल पाएंगे, क्या हम अच्छे से लिख पाएंगे, और क्या हम अच्छे से सुन और समझ पाएंगे। तो इसीलिए भाषा का ज्ञान हमें अच्छे से हो जाए, भाषा पर अधिकार हम प्राप्त कर लें, उसके लिए आपको हर पक्ष का ज्ञान होना जरूरी है, हर पक्ष को जानना जरूरी है। और इससे क्या होता है, आपकी भाषा पर जो पकड़ होती है वो मजबूत बनती है। चाहे हिंदी की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, अगर आप इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की जो ग्रामर है वो आपको अपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होगी, उसे मजबूत करना होगा, उसके विभिन्न पक्षों, विभिन्न आयामों को पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा, तभी आप हिंदी इंग्लिश भाषा पर इंग्लिश लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो सेम इसी तरह, क्योंकि अभी आप क्लास 7th में हैं, बहुत ज्यादा शब्द ज्ञान आपको नहीं है, लेकिन अगर शब्दों को आपने पढ़ रखा है, आपका शब्दकोश बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको शब्द के विभिन्न पक्ष मालूम है, जैसे कि हमने कहा पर्यायवाची शब्द, तो अगर आपको एक शब्द के 5 तरह के आपको पर्याय शब्द पता है तो उनका प्रयोग आप समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार अलग जगह पर कर सकते हैं, और इसी से आपके ज्ञान का भी पता चलता है कि आपको कितना ज्यादा नॉलेज है भाषा का। तो देखिए हमने कहा विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। अब विलोम शब्द में अगर मैं कहूं, एक बॉक्स मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैंने बहुत सारे बॉक्स बनाए, ठीक है, ऐसे ही एक मैंने यहाँ पर वृक्ष बनाया और एक मैंने यहाँ पर छोटा सा प्लांट बनाया। तो देखिए हमें, अगर मैं यहाँ पर कहूं एक, इसे मैं क्या पढ़ूंगी, एक, क्योंकि ये एक है, लेकिन ये क्या है, अनेक, ये बहुत सारे हैं। इसी तरह ये क्या है, आपका वृक्ष बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि दो शब्द यहाँ पर अलग अलग लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमने अलग शब्द लिखा और यहाँ पर हमने अलग शब्द लिखे हैं, जो आपस में देखिए विपरीत अर्थ आपको दिखा रहे हैं। हमने अलग अलग अर्थ लिखे यहाँ पर, तो और आप क्या देख रहे हैं कि अलग अलग अर्थ आपको बता रहे हैं। इधर आपने एक लिखा हुआ है, इधर आपने अनेक लिखा हुआ है, आगे आपने बड़ा है,
प्लांट तो आपने बड़ा लिखा हुआ है और छोटे के आगे आपने छोटा लिखा हुआ है। तो देखिए इससे क्या अर्थ आपका निकलता है, इससे आपका ये अर्थ निकलता है कि किसी संदर्भ में, यानी कि जिन दो शब्दों के अलग अलग अर्थ, अलग अलग एक दूसरे अर्थ जो है वो एक दूसरे के विपरीत हों, उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। किसी संदर्भ में जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो, किसी संदर्भ में यानी कि किसी कारण से, संदर्भ में यानी कि किसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉक्स है तो हमने एक लिखा, यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स हैं तो हमने अनेक लिखा। ये प्लांट है इसीलिए हमने इस पे बड़ा लिख दिया क्योंकि ये बड़ा है, और ये ट्री है तो हमने इस पे बड़ा लिखा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ये छोटा सा प्लांट है तो हमने छोटा लिखा। तो यानी कि इन संदर्भों में आप देख सकते हैं कि इन शब्दों के जो अर्थ हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं, तो इन्हीं को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे एक का अनेक, बड़ा छोटा, ज्ञान अज्ञान, चेतन अचेतन, सुर असुर, शांति अशांति। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ पर कहा कि इनको हम विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए विलोम शब्द हमें लिखते समय, आपने जान लिया कि विलोम शब्द क्या है, लेकिन विलोम शब्द लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। कैसी कैसी बातें, देखिए विलोम शब्दों का आप लिखते समय ध्यान रखेंगे कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम, तत्भव शब्दों के विलोम तत्भव और आगत शब्दों के विलोम आगत में ही आपको लिखने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं तत्सम शब्द, अब देखिए इसके लिए आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्लियर होने चाहिए। तत्सम, तो ये आपको मैंने पहले ही क्लियर कराया है, सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तत्सम यानी कि बिल्कुल एज इट इज, एक समान। तो जो शब्द अपनी जिन भाषाओं से उनको लिया जाता है एज इट इज उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें तत्सम कहते हैं, और जिन भाषाओं का प्रयोग उनको बदलकर कर दिया जाता है उसे तत्भव शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पंक्ति यहाँ पर लिखी कि विलोम शब्द लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या है कि आपको तत्सम शब्दों के विलोम, तत्सम शब्दों को तत्सम में ही लिखना है। ठीक है, और तत्भव को तद्भव में लिखना है। बिल्कुल आप चेंज नहीं करेंगे उन्हें कि आप एक शब्द तत्सम लिख रहे हैं या एक शब्द तद्भव लिख रहे हैं। आगत जो कि दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द, आगत को आप आगत में ही लिखेंगे, यानी कि कोई जो शब्द जैसे दूसरी भाषा से लिया गया है तो उसको आप दूसरी भाषा में ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं जीवन, तो जीवन शब्द आपका क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। तो जीवन शब्द का विलोम आप तत्सम में ही लिखेंगे मृत्यु। ठीक है, और तत्भव शब्द को आप तत्भव में लिखेंगे। अगर मैं कहूं अंधेरा, अंधेरा, तो अंधेरे का अपोजिट यानी कि आप तत्भव शब्दों को बदल कर लिखेंगे उजाला। इसी तरह आगत शब्दों के बारे में अगर मैं कहूं दोस्त, तो दोस्त का अपोजिट दुश्मन। तो ये है आपका तत्सम, ये है आपका तत्भव और ये है आपका आगत शब्द।
ठीक है, तो ये कुछ बातें आपने विलोम शब्दों को लिखते समय ध्यान रखनी है। कभी भी आपने, देखिए हमें क्या लगता है कि बहुत इजी है ये चीजें, तो अरे विलोम शब्दों को कौन याद करता है, पर्यायवाची को कौन याद करता है, तो बहुत इजी है। लेकिन तब भी हम कई बार बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं इन छोटी छोटी चीजों में भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके सामने तत्सम शब्द है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए तत्सम शब्द क्या होते हैं और तत्भव शब्द क्या होते हैं, आगत शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं। तो ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए और ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं जब हम अपने शब्द विचार को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विलोम शब्दों के उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम लिखें हित, तो हित का विलोम होगा अहित। ठीक है, इसी तरह अमृत, अमृत का विलोम विष। आदि, आदि का अपोजिट अंत। क्रूर, दयालु। प्रशंसा, निंदा। रक्षक, भक्षक। यश, अपयश। सुगम। ये सारे जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के हिसाब से। आपकी परीक्षा में इस तरह के शब्द ही आते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमने यहाँ पे लिखे, आदि का अंत, क्रूर का दयालु, प्रशंसा का निंदा, रक्षक का भक्षक, यश का अपयश, सुगम का दुर्गम। और इसी तरह एकता, एकता शब्द का पर्यायवाची अनेकता। सत्य, असत्य। देखिए सत्य का विलोम शब्द आप कभी झूठ नहीं लिखेंगे, झूठ नहीं लिखेंगे आप सत्य का अपोजिट कभी भी। हमने क्या कहा था, हमने कहा कि विलोम शब्द लिखते वक्त आपको यही बातें याद रखनी है कि आपने देखना है शब्द तत्सम है या तत्भव, या विदेशज है या आगत शब्द है, कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर जैसे कि सत्य शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है, तो उसका अपोजिट आप बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, असत्य। कभी भी झूठ नहीं लिखेंगे, सत्य का अपोजिट। ठीक है, तो आपने यही चीजें देखनी है। आदर, तो आदर का आप सत्कार नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अनादर। ठीक है, चल, अचल। सौभाग्य, दुर्भाग्य। सुगंध, दुर्गंध। तो इस तरह से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं जिनको आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं विलोम शब्दों से जुड़े हुए। और कुछ महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम में आते हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये इस तरह के विलोम शब्द आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, और आज फिर हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें सीखा विलोम शब्दों में कि विलोम शब्दों में तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम, तत्भव शब्दों का विलोम तत्भव और आगत शब्दों का विलोम आगत शब्द ही होते हैं।
तो ये एक महत्वपूर्ण जो पंक्ति है वो हमने विलोम शब्दों में पढ़ी। तो बच्चों आज हमने हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर पढ़ा जो कि हमारा था शब्द भेद, और इसमें हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची और विलोम शब्दों को पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे एक अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हों। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है हिंदी व्याकरण में। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आप बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में कैसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये चीजें हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है और भाषा का ज्ञान हमें ज्यादा होता है, भाषा का पर हम अधिकार पा सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।